मैं बस पास की दुकान से बैटरी लेने गया था। इतनी देर में मेरी प्यारी बेटी ने चुपके से मेरा बनाया हुआ मेका निकाल लिया और उसे लेकर पूरे शहर में तबाही मचा दी। आखिरकार घर लौटते वक्त उसकी बैटरी खत्म हो गई और वो एक पहाड़ी घाटी में जा गिरा। जब मेका हिलना बंद हो गया तो मेरी बेटी चालक कक्ष में ही सो गई। उसे पता भी नहीं था कि बाहर कितना बवाल मचा हुआ है। रात भर में ये खबर फैल गई। सैन्य कमांडर शेन झांतिंग और शोध संस्थान के प्रोफेसर झेंग होंगरू ने हर तरीका आजमा लिया, धमाके तक करके देखे, पर मेका पर खरोच तक नहीं आई। चालक कक्ष खुला ही नहीं। आखिरकार मजबूरी में मेका बनाने वाले को ढूंढना शुरू किया तो कमांडर शेन ठीक उसी वक्त रास्ते में मुझसे टकरा गए, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत पास वाले सिपाही से पूछा, क्या तुमने कहीं 18 मीटर ऊंचा मेका देखा है? सिपाही की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, क्या ये मेका उसी आदमी ने बनाया है? मैं समझ गया कि पुलिस को पहले से ही सारी बात पता है। मैंने फौरन पूछा, भाई साहब, क्या आपको कोई शिकायत मिली थी? किसी ने वो मेका देखा है क्या? मुझे डर था कि कहीं पुलिस मुझे साथ ना ले जाए, तो जवाब का इंतजार किए बिना ही मैंने जोड़ दिया, उस मेका की जीवन रक्षक प्रणाली सिर्फ 6 घंटे तक चल सकती है। कल रात से गिनो तो अब वक्त लगभग खत्म होने वाला है। कृपया मुझे जल्दी वहां ले चलिए। मेरी बात सुनकर सिपाही भी गंभीर हो गए। बोले, हमारे साथ चलो। हम पुलिस की गाड़ी में बैठे और तेजी से निकल पड़े। गाड़ी जैसे जैसे दूर जा रही थी, मुझे एहसास हुआ कि ये शैतान बच्ची कितनी दूर निकल गई थी। जब मैंने पहाड़ी की ढलान पर वो विशाल मेका पड़ा देखा तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ा। ये तो आज ही सौंपने वाला बड़ा सौदा था। गाड़ी रुकते ही मैंने दरवाजा खोला और मेका की तरफ भागा, लेकिन हथियारबंद खास फौजियों ने वहीं रोक दिया। पीछे हटो, ये सैन्य प्रतिबंधित इलाका है। साथ आई सिपाही लिन शुतोंग चौंक गई और भागकर बोली, गोली मत चलाना, ये मेका बनाने वाला है, जान बचाना जरूरी है। इस हंगामे से कमांडर शेन झांतिंग और विद्वान झेंग होंगरू का ध्यान चला गया। मुझे तेल से सने कपड़ों में देख कमांडर लिन शुतोंग के पीछे भागते हुए सावधान होकर सलामी दे बैठे। जैसे ही शेन झांतिंग मेरी पहचान पूछना चाहते थे, मुझे इन बड़े लोगों से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। मैं सीधे झेंग होंगरू के पास से फिसलते हुए निकल गया और दौड़ते हुए मेका की तरफ भागा। सबकी हैरान आंखों के सामने मैं फुर्ती से मेका की कमर पर चढ़ा, वहां छिपा हुआ कवच का ढक्कन खोला। अंदर की बत्ती अभी भी जल रही थी। देखकर मैंने राहत की सांस ली। तुरंत आदेश डाला। एक भारी सी आवाज के साथ मीका का मोटा सीने वाला कवच धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का चालक कक्ष दिखने लगा। मैंने झांक कर देखा तो खून खौल गया। मेरी बिटिया लूशिया को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि रोते रोते थककर वो चारों तरफ फैलकर मीठी नींद सो रही थी। लूशिया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस लापरवाह गुड़िया को उठाकर उसके पीठ पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। अभी और डांटने ही वाला था कि झेंग होमरू जैसे कोई अनमोल खजाना देख लिया हो, ऐसे दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उत्तेजना में उनकी दाढ़ी कांप रही थी। बेटा, बताओ तो, तुमने ये मेका किस रणनीति के मकसद से बनाया? क्या ये मिसाइल रोकने के लिए है या अंतरिक्ष खोज के लिए? मैं हैरानी से सच बोल दिया, कैसी रणनीति? ये तो मैंने वादा। इतना सुनते ही हमेशा शांत रहने वाले कमांडर शेन का भी धैर्य टूट गया। कितने लाख? तुम्हारा मतलब है 18 मीटर का ये विशाल मेका किसी ने तुम्हें सिर्फ 1 लाख देकर बनवा लिया? शेन झांतिंग इस फौलादी दानव को देखते हुए अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे इस मेका का खुद का वजन ही 20 टन के करीब है। आजकल लोहे का भाव भी 1,000 रुपए किलो से ज्यादा है। तुम्हारा तो कबाड़ खरीदने का खर्चा भी नहीं निकलता। झेंग होंगरू भी मूर्ख समझने वाले भाव से देख रहे थे। मैंने कबाड़ खाने में जाकर पड़ताल की थी। अगर इसे कबाड़ में बेचा जाए तो लागत करीब 400 रुपए किलो आती है। हिसाब लगाओ तो भी मुझे 10,000 रुपए का फायदा हो ही जाता। लिन शुतोंग बोली, फायदा भी हो गया? इतना सुनकर मेरी इज्जत को ठेस पहुंची। सिर खुजाते हुए जवाब दिया, छोटी बहन, तुम गृहस्थी नहीं चलाती, इसलिए नहीं जानती कि पैसा कितना जरूरी होता है। 1 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं इसे कबाड़ में बेचूं भी तो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे। आसपास खड़े सारे तकनीकी अफसर हैरान रह गए। पहली बार सुना था कि इतनी उन्नत रक्षा तकनीक किसी ने मामूली पैसों के लिए बनाई है। झेंग होंगरू का दिमाग चकरा गया। फिर भी वो एक जाने माने वैज्ञानिक थे, फौरन असली बात पकड़ ली। तुम्हारे मोहल्ले वाले तुमसे बड़ा मेका क्यों बनवाएंगे? कोई साधारण मूर्ति क्यों नहीं बनवाई? इसी पर शेन झांतिंग को साजिश की बू आने लगी। मोहल्ले का मुखिया एक प्रतिभाशाली इंसान की गरीबी का फायदा उठाकर नया हथियार बनवा रहा है। ये तो जरूर विदेशी जासूस का तरीका है। शेन झांतिंग की आंखों में ठंडक आ गई। गलती से भी छूट न जाए इस सोच के साथ उन्होंने चुपके से अपने सचिव को पकड़ने का इशारा किया। ये सुनते ही मुझे भी गुस्सा आ गया। दांत भींचकर बड़बड़ाया। वो बूढ़ा जाते जाते बस इतना कह गया था कि ये चीज अगर हिल डुल सके तो अच्छा होगा। सोचो, गुस्सा नहीं आएगा? उसे पता भी नहीं कि इंसान जैसे रोबोट को हिलाना कितना पेचीदा काम है। मैं बोलते बोलते और उत्तेजित हो गया, लेकिन मैं इतना माहिर हूं कि उसे कोई कमी नहीं दिखने दी। इसलिए गुस्से में आकर तंत्रिका संचालन प्रणाली से लेकर हाइड्रोलिक हड्डियों तक सब कुछ नए सिरे से बना डाला। मैंने तो हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, पर झेंग होंगरू और शेन झांतिंग को यह बात बिजली जैसी लगी। बड़ा रोबोट भी बना दिया। इस बीच झेंग होंगरू किसी जिज्ञासु शिष्य की तरह मेरे पास आकर बोले, बेटा, बस एक सवाल है, तुमने लोहे से बनाकर भी इतने बड़े मेका का वजन सिर्फ 20 टन कैसे रखा? मैंने कहा, यह तो आसान है। मेका के कवच की तरफ इशारा करते हुए बोला,
कार्बन फाइबर की परत। मैंने कार्बन और लोहे के अणुओं को आणविक स्तर पर फिर से जोड़कर कार्बन 12 जैसी छत्ते वाली बनावट में सजाया, जिससे ये मिश्रित इस्पात कवच बना, हल्का भी और मजबूत भी। झेंग होंगरू लगभग बेहोश होने लगे। सच में कमाल का दिमाग है। फिर तुमने इसे पंख क्यों दिए? क्या ये उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता, सिर्फ स्टाइल के लिए लगाए हैं। मैंने बूढ़े विद्वान का सपना तोड़ दिया। जब तक इसमें परमाणु ऊर्जा इंजन ना लगाया जाए, आजकल की बैटरी तकनीक इसे चला ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ये कोई इमारत तोड़ने के काम आ सकता है। युद्ध में तो ये आसान निशाना बनेगा। दोनों की बातें ज्यादा जमने लगी। झेंग होंगरू को एहसास हो गया कि सामने खड़ा ये जवान लड़का अकेले ही किसी पूरे रक्षा तंत्र के बराबर है। इसी बीच वो बदनसीब जासूस, मोहल्ले का मुखिया झाओ देजू, फौजियों द्वारा घसीट कर लाया गया। झाओ देजू गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके सिर पर बोरा डालकर उठा लिया गया। जब बोरा हटाया गया तो वो डरा सहमा अभी भी अपने कार्टून वाले पजामे में खड़ा था। छोटे भाई, ये सही नहीं है। झाओ देजू ने मुझे देखकर सोचा कि मैंने ही उसे अगवा करवाया है। मैंने तो तुम्हारी बच्ची की मुश्किल देखकर तुम्हें यह सुझाव दिया था। तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? कितने पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा, ठीक है। शेन झांतिंग गुस्से से भरकर आगे बढ़े। बकवास बंद करो, सच सच बताओ, तुम्हें यह आदेश किसने दिया? तुमने क्यों इस बच्चे से इतना बड़ा हथियार बनवाया? झाओ देव वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा, बेगुनाही चिल्लाते हुए। मुझे तो बस इतना पता था कि ये बड़ा माहिर कारीगर है, इसलिए इससे मदद मांगी थी। मुझे क्या पता था कि ये सच में इतना बड़ा रोबोट बना देगा। झाओ देजू सिर झुकाकर रोते हुए। तभी उसकी नजर पीछे खड़े उस विशाल मेका पर पड़ी। डर के मारे सांस ही रुक गई। झेंग होंगलू बगल में खड़े हंस रहे थे। झाओ देजू से पूछा, तो ये सब एक गलतफहमी थी? इसने बस मजाक में कहा और तुमने सच में बना डाला। मैं शर्मिंदगी से सिर खुजाते हुए बोला, हाँ, मैं कारीगर हूं, अपना नाम खराब नहीं कर सकता ना। बगल में खड़ी झेंग शुरान हंसी रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। झेंग होंगरू संतोष से जोर से हंसे। वाह, ये गलतफहमी अच्छी रही। अगर ये गलतफहमी न होती तो देश को तुम्हारे जैसा छिपा हुआ प्रतिभाशाली इंसान कहाँ से मिलता। भाई लू, ये मेका हमारा शुद्ध संस्थान खरीद ले, कैसा रहेगा? मैंने बिना सोचे मना कर दिया। ये नहीं हो सकता, इंसान को अपनी बात पर टिके रहना चाहिए। मैंने झाओ मुखिया से वादा किया है कि ये विज्ञान कल्पना सप्ताह के प्रचार के लिए जाएगा। शेन झांतिंग हैरान रह गए। तुम इतना खतरनाक हथियार मोहल्ले के प्रचार के लिए दे रहे हो? मुझे लगता है भाईलू सही कह रहा है। झेंग होंगरू ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, पुराने दोस्त, इतनी उन्नत चीज अगर सच में दिखाई भी जाए तो कौन यकीन करेगा कि ये असली है? यही तो सही बहाना है छिपाने के लिए। शेन झांतिन को तुरंत बात समझ आ गई। फौरन झाओ देजू की तरफ मुड़े। इस मेका का मालिकाना हक अब हमारा है। प्रदर्शन वैसे ही चलेगा, पर तुम्हें एक गोपनीयता समझौते पर दस्तखत करने होंगे। ये बात पेट में ही रखनी होगी। इतना दबाव देखकर कौन इनकार करने की हिम्मत करता। सिर झुकाकर हामी भर दी। तभी अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई। सबका दिल धक से रह गया। कहीं मेका फटने वाला तो नहीं? मैंने घड़ी देखी और मायूस हो गया। लगभग 9 बज गए। लुशिया को स्कूल भी जाना था। अब तो अच्छे बच्चे का फूल भी हाथ से गया। शेन झांतिंग के दांत भिंच गए। इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ आंगनवाड़ी की देरी को लेकर परेशान हो रहा है। शेन झांतिंग ने थककर हाथ हिलाया। अफसर लिन, गाड़ी लो, सायरन बजाओ, बच्ची को स्कूल छोड़ो, प्रधानाध्यापिका को फोन करके बता दो कि ये राष्ट्रीय गोपनीय काम की वजह से देरी हुई है। शाम को बच्ची को घर लाना मत भूलना। गाड़ी को दूर जाते देख शेन झांतिंग की मुस्कान गायब हो गई। चेहरा गंभीर हो गया। गुप्त उपग्रह फोन निकालकर बोले, हेलो, मैं शेन झांतिंग बोल रहा हूं। मुझे तुरंत रक्षा मंत्रालय से जोड़ो, एक बहुत जरूरी गोपनीय बात रिपोर्ट करनी है। शेन झांतिंग के जाते ही खाली जगह झट से झेंग होंगरू ने ले ली। ये बूढ़े गंभीर होकर हंसते हुए बोले, बेटा, हमारे शोध संस्थान में आने का मन है क्या? तुम्हारी इतनी काबिलियत उस कबाड़ खाने में दबी रह जाए तो बड़ा नुकसान है। वो जगह मैंने खरीदी है गुजारा करने के लिए। हम बाप बेटी को कहीं तो रहना है, यही तो हमारी रोजी रोटी है। मैंने सिर खुजाते हुए सच बता दिया। मेरी तकनीक इतनी अच्छी है, पहले कभी नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? झेंग होंगरू की भौहें तन गईं। जरूर पहले फैक्ट्री में मजदूरी की होगी, फिर बच्ची की पढ़ाई और घर के लिए दबाव में सांस लेना मुश्किल हो गया होगा। ये बात मुझ छेड़ो। मैंने बात यूं ही आगे बढ़ाई। झेंग होंगरू भी समझदार थे। देख लिया कि मुझमें मैंने सोच समझकर फिर सिर हिला दिया। माफ करना, मैं नहीं आऊंगा। वहां जाने पर सुविधाएं जरूर अच्छी मिलेंगी, ये मैं दिल से जानता हूं, पर तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। बंधी हुई तनख्वाह से कब तक इंतजार करूं? भले ही बजट मिले, अगर मैं सारा एक साथ खर्च करूं तो हर बार हिसाब समझाना पड़ेगा। कहां से पैसा आया, कैसे खर्च हुआ, हर तरीके से ये झंझट फायदे से ज्यादा भारी पड़ेगा। झेंग होंगरू फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे। अफसोस जताते हुए बोले, मैं भी साधारण घर से हूं, कोई डिग्री नहीं, कोई पहचान नहीं, विज्ञान में सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ा, पर रिश्ते निभाने में मैं सच में कमजोर हूं। फिर भी अकेले रहना ठीक नहीं, पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। मेरे पास पैसा है, अब मैं एक तकनीक कंपनी खोलने वाला हूं। तुम्हारे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो बेझिझक मुझे सौंपना। झेंग होंगरू ने गहरी सांस ली। जानते थे तकनीक वाले लोग थोड़े अलग स्वभाव के होते हैं। आखिर में फैसला हुआ कि 2 अरब देकर ये मेका खरीदा जाए
और विज्ञान कल्पना सप्ताह के प्रचार को शानदार बनाया जाए। 2 अरब सुनने में डरावना लगता है। असल में ये एक लड़ाकू विमान जितनी ही कीमत है, पर मेरे इस मेका की तकनीक तो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को मात दे सकती है। इस बार मुझे सच में बड़ा फायदा हो गया। खाते में इतने सारे शून्य देखकर मेरी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। आखिर पुराने दिन याद आ गए। दूसरी तरफ स्कूल जाने के रास्ते में लिन जियानजुन गाड़ी चला रहे थे। उनकी अपनी बेटी पिछली सीट पर लूशिया के साथ बैठी थी। लिन के मन में इस वक्त हलचल मची हुई थी। उन्होंने पहचान लिया था कि शेन जानतिंग की वर्दी पर पीले तारे लगे थे। इतना बड़ा रुतबा रखने वाला अफसर उस छोटी बच्ची के पिता के आसपास घूम रहा था। इसी से साबित होता है कि लिन जियानजुन भी पुराना खिलाड़ी था। जबान रोक नहीं पाया, इस छोटी बच्ची से बातें कुरेदने लगा। मेरे पापा कबाड़खाना चलाते हैं। आसपास वाले कहते हैं मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर कुछ लोग कहते हैं वो भोले हैं, पैसा कमाना नहीं जानते। मेरी माँ दादी कहती हैं कि वो बहुत दूर चली गईं, अब वापस नहीं आएंगी। बच्ची का मन उदास होते देख लिन शुतोंग ने पिता को घूरा। फौरन बात बदली। लूशिया, रोना नहीं, भूख लगी है क्या? दीदी तुम्हें नाश्ता कराती है, फिर स्कूल छोड़ देंगे। ठीक है। तभी लूशिया की आंखें अचानक चमक उठीं। लिन शुतोंग को देखते हुए बोली, दीदी तुम पुलिस हो और इतनी सुंदर भी हो, क्यों ना तुम मेरी नई माँ बन जाओ। लिन शुतोंग एकदम सकते में आ गई। ये अचानक ऐसी बात कहाँ से आई? आगे बैठे लिन जियानजुन हंसने ही वाले थे, पर याद आया ये तो अपनी ही बेटी है। तुरंत चेहरा उतर गया। अरे लूशिया, दीदी तो 20 कुछ साल की है, तुम्हारे पापा की उम्र क्या है? बड़ी उम्र वाले पापा जल्दी से बात घुमाने लगे। मेरे पापा भी 20 कुछ साल के ही हैं। दीदी देखो मेरे पापा कितने लंबे और स्मार्ट हैं, बस थोड़े गरीब हैं, ना सिगरेट पीते हैं ना शराब। अगर तुम मेरे पापा से शादी करो तो मुफ्त में इतनी अच्छी बेटी भी मिलेगी। कितना फायदे का सौदा है, सोच कर देखो ना। लूशिया की छोटी आंखों में चमक थी। अपने पापा को बेचने के लिए पूरी जान लगा दी। 20 कुछ साल। लिन जियानजुन के मन में कुछ हलचल हुई। कबाड़ का काम, जवान मालिक, अकेला पिता बच्ची पाल रहा है, ये तो पूरा नक्शा ही बन गया। अच्छा, कुछ और बात करते हैं। लिन शुतोंग शर्मिंदगी से पैर जमीन पर रगड़ती रही। हाँ लूशिया, तुम्हारा जन्मदिन कब है? कौन सा तोहफा चाहिए दीदी दिलाएगी? 3 जुलाई। लूशिया का उत्साह अचानक गायब हो गया। धीरे से डरते हुए बोली, अगर मुमकिन हो तो इस जन्मदिन पर मुझे बस एक नई माँ चाहिए। क्यों? लिन शुतोंग का दिल कस गया। पापा कहते हैं अगर नई माँ आएगी तो वो मुझसे बहुत प्यार करेगी। दीदी मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी नई माँ बन सकती हो? लूशिया की उम्मीद भरी आंखें देखकर लिन शुतोंग के दिल का सबसे नरम कोना छू गया। कौन कहता है छोटे बच्चे कुछ नहीं समझते, बस वो अपनी बात दिल में छिपाकर रखते हैं ताकि पापा परेशान ना हो। लिन शुतोंग ने बिना कुछ कहे बच्ची को गले लगा लिया। आंखें भर आईं। गाड़ी चला रहे लिन जियानजुन ने चुपके से आंसू पोंछे। हंसते हुए बोले, लूशिया, अब से मुझे नाना बुलाना। स्कूल में कोई तुम्हें तंग करे तो सीधे रोंगचौंग पुलिस थाने आ जाना, हम देख लेंगे किसकी हिम्मत है। दीदी क्या नई माँ बन सकती है? बच्ची जिद पर अड़ी रही। नामुमकिन नहीं, आगे तुम्हारे पापा और दीदी की मुलाकातें ज्यादा करवाते हैं, पता नहीं शायद हो ही जाए। लिन जियानजुन हंसते हंसते अंदर ही अंदर बड़बड़ाए, कहाँ से आ गया ये जंगली सुअर मेरी नाजुक सी बेटी को फंसाने। पर इस प्यारी सी बच्ची को देखकर उसका सपना तोड़ने का मन नहीं हुआ। दोनों बच्ची के साथ मजे लेते हुए नाश्ता करके स्कूल छोड़ते छोड़ते लगभग 10 बज गए। बच्ची को टीचर के हवाले किया ही था कि थाने के इंस्पेक्टर ची तिएजुन का फोन तुरंत आ गया। लिन जियानजुन हैरान होकर पूछा, अभी इस वक्त क्या काम पड़ गया? पुराने साथी ने फौरन कहा, काम है। अच्छा तुम्हारी बेटी साथ में है ना? ची तिएजुन की आवाज में जलन थी। अगले कुछ दिन तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं करना, बस उस छोटी बच्ची के साथ रहना है। लिन जियानजुन को गुस्सा आ गया। क्या मतलब है इसका? ची तिएजुन तुम कमीने, मेरी बेटी को नौकरानी समझ रखा है क्या? अरे यार, फोन पर समझाना मुश्किल है, जल्दी आ जाओ, आमने सामने बात करते हैं। ची तिएजुन परेशान होकर बोले, अपनी बेटी को स्कूल के गेट पर ही रखना, कहीं और मत भेजना। लिन जियानजुन को कुछ समझ नहीं आया, पर जानते थे पुराना साथी बेवजह हंगामा नहीं करता। बेटी को गेट पर रुकने बोलकर फौरन थाने वापस भागे। थाने पहुंचकर देखा तो पूरा दफ्तर उथल पुथल में था। सामान क्यों समेट रहे हो? लिन जियानजुन ने पूछा। क्या दुश्मन आ गए इसलिए भागने की तैयारी है? चितियजुन में एक लात जड़ी, ऊपर से आदेश है 3 दिन में पूरे थाने को शिफ्ट करना है। शिफ्ट किसी और जगह? क्या पुलिस विभाग ने सीधा आदेश दिया कि हमें यहाँ जाना है? चीत येजुन थके हारे बोले, एक पता दिया गया है, या तो शिफ्ट हो जाओ या फिर ऊपर से नीचे तक सबकी नौकरी चली जाएगी। लिन जियानजुन झुककर पता देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही कबाड़ खाने वाली जगह थी। सोच समझकर समझ आया, ये सब पुनर्वास वाले घर है। यहाँ पहले भी सबसे ज्यादा पुलिस बुलाई जाती थी। सुबह वाली बात, विशाल मेका, गोपनीयता समझौता, सब जोड़कर लिन जियानजुन को कुछ समझ आ गया। इस जगह में जरूर कोई राज है। ची तिएजुन ने पूछा। लिन जियानजुन में हिम्मत नहीं हुई खुलकर बताने की, पर वो सुरक्षा विभाग का मकसद समझ गए थे। ये पूरा थाना उस बाप बेटी की 24 घंटे रखवाली करने के लिए वहां भेजा जा रहा था। दृश्य वापस दक्षिण के पहाड़ी इलाके में जाता है। चार्जिंग खत्म होते ही तेज युआन बोयान की चीख से झेंग होंगरू बुरी तरह चौंक गए। 5 मिनट 26 सेकंड। बेटा तुम्हारी बैटरी तो कमाल की है। झेंग होंगरू घड़ी देखकर मुंह खुला रह गया।
देश ने पेट्रोल वाली गाड़ियों में तो नुकसान झेल लिया, अब नई ऊर्जा में आगे बढ़ना चाहते थे, पर वहां भी अटक गए। ये बैटरी तकनीक तो सीधे उम्मीद की किरण जैसी है। तकनीकी जानकारी बाद में भेज देना, मुझे छिपाना नहीं आता। प्रोफेसर के पास तो पैसों की कमी नहीं है, अगर मैं मुफ्त में दे दूं तो अजीब लगेगा। सस्ते में सौदा तो बुरा नहीं। झेंग होंगरू उस नीले सफेद मेका को देखते हुए आंखों में चमक भरकर बोले, क्या मैं चालक कक्ष के अंदर जा सकता हूँ? जितना मर्जी देख लो। गोल घूमने वाले चालक कक्ष में घुसते ही झेंग होंगरू का जबड़ा गिरने लगा। जगह इतनी बड़ी थी ही, ऊपर से देखा कि सीट हवा में तैर रही थी। ये तो सीट का तैरता हुआ ढांचा है, रोशनी के संकेत से चलता है, तार से भेजने से ज्यादा भरोसेमंद। मैं उन्हें हैरान देखकर आराम से समझाने लगा, रोशनी वाला संकेत चूंकि हलचल से नहीं डरता, इसलिए सीट अतिचालक धातु से बनी है। अतिचालक, कमरे के तापमान पर अतिचालक। बेटा, तुमने तो बड़ी सीमा पार कर दी। पैसे और सामान की कमी की वजह से नहीं बना पाया, वरना कौन नहीं चाहता, मैंने हाथ फैलाकर कहा। झेंग होंगरू पूरी तरह हार मान गए। जिद करने लगे कि मेरा काम करने की जगह देखनी है। जानना चाहते थे कि किस जादुई माहौल में मैंने ये सारी अनोखी तकनीक बनाई है। मैंने मना नहीं किया, सीधा उन्हें कबाड़ खाने ले गया। आंगन में घुसते ही झेंग होंगरू ने चारों तरफ बिखरा जंग लगा लोहा और तेज बदबू देखी। चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो युगों आगे का मेका इसी कबाड़ के ढेर से निकला होगा। गंदगी तो है, पर आप इधर आइए। मैं शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए उन्हें असेंबली वाले कमरे में ले गया। दरवाजा खुलते ही झेंग होंगरू की आंखें फिर फैल गईं। हालांकि ये दक्षिण के धूल रहित कमरे जितना अच्छा नहीं था। गुड़िया, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ पहली पीढ़ी का क्वांटम कंप्रेसर है। इससे धातु के आयन दबाए जाते। आमतौर पर मैं इससे धातु का कबाड़ पैक करके बेचता हूँ। इतनी बड़ी चीज से तुम कबाड़ पैक करते हो? झेंग होंगरू का दिल दुख गया। यही तो सही है, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति साथ मिलकर संपीड़न करते हैं। नैनो सामग्री से बना है, खुद सफाई भी करता है, तेल गंदगी चिपकती ही नहीं, बहुत काम का है। झेंग होंगरू सुनते ही मुझे किसी एलियन की तरह देखने लगे। प्रतिभा किसे कहते हैं? यही तो प्रतिभा है। इस टूटी फूटी कबाड़ी दुकान में दुनिया बदलने वाला जीनियस छिपा बैठा है। ऐसे इंसान को शोध संस्थान में बंद रखना सच में नुकसान है। इसे आजाद छोड़ना ही शायद सबसे सही फैसला है। तुमने पहले कहा था कंपनी खोलना चाहते हो, आओ विस्तार से बताओ। जब झेंग होंगरू मेरा कार्यस्थल देख रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ स्कूल में हंगामा मच गया। लूशिया अभी अभी गेट पर लिन शुतोंग को हाथ हिलाकर विदा कहकर क्लास की लाइन में घुसी ही थी कि बच्चों का झुंड घेर लिया। लूशिया, गेट पर वो सुंदर दीदी कौन थी? क्या वो तुम्हारी माँ है? लूशिया 3 साल से स्कूल में थी, किसी ने उसकी माँ को कभी नहीं देखा था। टीचरों ने भले ही बचाने की कोशिश की, पर बच्चों की जबान बहुत तेज चलती थी। कुछ अफवाह तो ये भी थी कि लू छनशियू किसी अमीर महिला का प्रेमी है और लूशिया नाजायज बच्ची है। आज लिन शुतोंग वर्दी पहनकर अंदर खड़ी हुई तो असर बहुत गहरा हुआ। लूशिया की सबसे अच्छी दोस्त है, दो दो किसी छोटी मुर्गी की तरह बचाव में आगे खड़ी हो गई। तुम्हें इससे क्या मतलब, माँ है या नहीं? तुम्हें क्यों परेशानी है? लूशिया आज खुश थी, हिम्मत भी बढ़ गई थी। फौरन सिर हिलाकर मान लिया, हाँ, वो सुंदर दीदी ही लूशिया की नई माँ है। मैं भी अब माँ वाली बच्ची हूँ। असल में मैंने भी लूशिया के लिए माँ ढूंढने की कोशिश की थी, पर एक बच्ची साथ लेकर बेइज्जत से कबाड़ी दुकान चलाते हुए जब भी शादी की बात होती, लड़कियां शर्तें सुनते ही खरगोश से भी तेज भाग जाती। यही बात लूशिया के दिल का दर्द बन गई थी। इसी वजह से कई बार मजाक भी उड़ता था। लूशिया के मन में माँ एक पवित्र रिश्ता था। जिसके पास ये होता वही सबसे अपना इंसान होता। झूठ बोल रही है, इतनी सुंदर दीदी तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? सच होती तो अब तक पेरेंट्स मीटिंग में आ जाती। एक तीखी आवाज बीच में आ गई। बोलने वाला था धब्बेदार बाघ जैसा माओ हुजी, कद 1 मीटर 10, वजन भी लगभग उतना ही, मोटा सा बच्चा। माओ हुजी फिर झगड़ा शुरू किया। फिर दो दो कमर पर हाथ रखकर गुस्से से घूरने लगी। लूशिया झूठ नहीं बोल रही, सुबह ही उस दीदी ने मेरी माँ बनना माना था। लूशिया गुस्से में लाल हो गई। माओ हुजी हंसते हुए बोला, सुबह ही मानी? तब भी वो सिर्फ मूर्ख नकली माँ है। असली माँ तो वही होती है जो तुम्हें बड़ा करे। बाद वाली तो बस बुरी औरतें होती हैं, फिर तुम्हारा एक और भाई पैदा कर देगी। झूठी हो तुम। लूशिया भी माँ वाली बच्ची है। लूशिया की आंखों में आंसू घूमने लगे, होंठ कांपने लगे। फिर रोगी, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं रखा। वो एक पल में हे दूधों को साफ दिखा कि लूशिया की आंखों में कुछ कस के टूट गया। टीचर और आया डर के मारे बदहवास हो गए। स्कूल के गेट पर बैठी लिन शुतोंग ने अभी अभी प्यास बुझाने के लिए एक बोतल कोल्ड ड्रिंक ली थी। थाना शिफ्ट होने की वजह से पापा ने उसे कुछ दिन लूशिया के पास ही रहने को कहा था। उसे वजह नहीं पता थी, पर बात को हल्के में नहीं लिया। अभी 2 घूंट ही पी थी कि एक टीचर पसीने से लथपथ दौड़ती आई, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। लिन शुतोंग को वर्दी में देखकर टीचर की आंखों में चमक आई। हड़बड़ाते हुए दौड़कर बात बताई। लिन शुतोंग के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटकर गिर गई। तरल इधर उधर बिखर गया। बड़ी मुसीबत हो गई। दृश्य वापस दक्षिण पहाड़ी इलाके के कार्यस्थल में मैं और झेंग होंगरू कंपनी की योजना पर बात कर रहे थे। बात करते करते इंजीनियर होने के नाते जज्बात में बहते हुए सीधे रक्षा तकनीक तक पहुंच गए। झेंग होंगरू मुझे किसी जादुई खिलौने की तरह देख रहे थे, मानो मेरे दिमाग का सारा ज्ञान निकाल लेना चाहते हो। उन्होंने तो अभी से मेका सिस्टम का विश्लेषण शुरू करवा दिया। गुड़िया, सच बताऊं तो हमारे देश के लड़ाकू विमान अभी भी कमजोर है। तुम्हें क्या लगता है हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए? उड़ान नियंत्रण,
इंजन या वायुगतिकी? झेंग होंगरू विनम्रता से सलाह मांगने लगे। पश्चिमी देशों के चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे हैं और हम अभी दूसरी पीढ़ी में अटके हैं। अगर सच में लड़ाई हुई तो जान से चुकाना पड़ेगा, ये कौन बर्दाश्त करेगा? बुजुर्ग, आपने मुझे अपना ही माना है तो मैं भी आपको सच बता देता हूँ। समय के पार आने से पहले जो दौर मैंने देखा था वो पांचवी पीढ़ी के विमानों का दौर था। इस वक्त पूरी दुनिया अभी 20वीं सदी के अंत में अटकी हुई है। मुझे कैसे पता नहीं होगा किस दिशा में जाना है? सिर्फ कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़कर ही हम शॉर्टकट से आगे निकल सकते हैं। मैं मुस्कुराकर पलटा। कबाड़ के ढेर से एक फालतू में बनाया हुआ नक्शा निकाला। कुछ और नहीं, ये असली शक्तिशाली विमान का पांचवी पीढ़ी वाला डिजाइन था। झेंग होंगरू ने बस एक नजर डाली और दिमाग सुन्न पड़ गया। पूरी तरह सटीक वायुगति की संरचना, विज्ञान कल्पना जैसा हवा लेने वाला रास्ता और साथ में लिखे हैरान करने वाले आंकड़े। एक ही नजर में पता चल गया कि ये कमाल की चीज है। अगर ये सच में बन गया तो पश्चिमी ताकतें डर के मारे कांप उठेंगी। असल में मेरे पास छठी पीढ़ी का डिजाइन भी था, पर वो मैंने नहीं दिखाया। बहुत जल्दी आगे बढ़ना ठीक नहीं होता। देश की मौजूदा औद्योगिक बुनियाद अभी छठी पीढ़ी का विमान बना ही नहीं सकती, इसलिए कदम दर कदम चलना जरूरी है। जब उस मेका को उड़ाकर दिखा ही चुका हूं तो उसकी अलग की गई तकनीक से लड़ाकू विमान बनाना तो बस बच्चों का खेल है। गुड़िया, ये नक्शा हमारे संस्थान को बेच दोगे? कितने पैसे चाहिए? झेंग होंगरू उत्साह में हाथ कांपने लगे। पहले वाला मेका 2 अरब में तो लगभग मुफ्त जैसा था, वो सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए था। पर यह सामने वाला नक्शा तो तुरंत उत्पादन में जाकर लड़ाकू क्षमता बना सकता है। इसकी कीमत की तो कोई सीमा ही नहीं। अभी मैं कीमत सोच ही रहा था कि मेरा पेट बोल पड़ा। झेंग होंगरू का चेहरा शर्म से लाल हुआ, उनका पेट भी साथ में बोलने लगा। वो सुबह सुबह उठाए गए थे, अब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। हाँ हाँ, चलो मैंने भी नहीं खाया, तुम्हारे घर में ही कुछ खा लेते हैं। झेंग होंगरू बिना झिझक बोले। मैंने सिर हिलाया, उन्हें और अंदर वाले कमरे में ले गया। अरे घर नहीं जा रहे, अंदर क्यों जा रहे हैं? झेंग होंगरू चौंक गए। मैं यहीं रहता हूँ। तेल से सने उस छोटे दरवाजे को खोलते ही नमी और अजीब सी बदबू का झोंका आया। झेंग होंगरू हैरान रह गए। ये इधर कैसे हो सकता है? ये तो बस सामान रखने वाला कमरा है। एक साधारण बिस्तर, एक टूटी टॉंग वाली मेज, खिड़की तक नहीं थी। रोशनी बाहर के कार्यशाला से ही अंदर आती थी। सोचना मुश्किल था कि देश की किस्मत बदल सकने वाला नक्शा इसी तेल से सनी मेज पर बना होगा। बेटा, तुम यहीं रहते हो? बुजुर्ग की आवाज कांप गई। हाँ, शादी के वक्त जो घर लिया था, बाद में पत्नी बचे हुए पैसों से यही टूटी हुई फैक्ट्री किराए पर ली और यहीं गुजारा कर रहा हूँ, मैंने सपाट आवाज में कहा, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हूँ। झेंग होंगरू सुनकर दिल से दुखी हो गए। फिर काम? इतनी अच्छी तकनीक होते हुए पहले सरकारी कंपनी में 8वीं श्रेणी के कारीगर थे। तलाक की वजह से हंगामा हुआ, ऊपर से घर की किश्त भी रुक गई, कर्जा बन गया। कंपनी वालों ने कहा मैं कंपनी की छवि खराब कर रहा हूं, नौकरी से निकाल दिया। मैंने सिर खुजाते हुए हल्के मजाक में कहा। झेंग होंगरू की भौहें एकदम कस गईं। 8वीं श्रेणी के कारीगर? वो तो बेशकीमती होते हैं, इतनी छोटी बात पर कैसे निकाल सकते हैं? अंधा भी देख सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जरूर किसी ने मौका देखकर जगह हथियाने के लिए साजिश रची होगी। ट्रिंग ट्रिंग, मेरी जेब में रखा पुराना नोकिया फोन अचानक बजने लगा। फोन उठाते ही मेरा चेहरा फौरन बदल गया। फोन काटते ही मैं तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। बुजुर्ग, मेरी बेटी को स्कूल में चोट लगी है, वो अभी अस्पताल में है। आप खुद यहाँ इधर उधर घूम लीजिए, मैं लौटकर आपसे बात करूंगा। ये कहते हुए मैं पलटे बिना ही भाग निकला। झेंग होंगरू आवाज भी नहीं दे पाए। मुझे क्या देख रहे हो? पीछे भागो, गाड़ी से पहुंचाओ, बस में जाने में कितना वक्त लगा? झेंग होंगरू ने अपने पास खड़े गार्ड की तरफ देखकर फौरन कहा। शेन झांतिंग को पहले ही मेरी अहमियत का एहसास हो चुका था, इसलिए चुपके से मेरे लिए भी एक गार्ड तैनात कर दिया था। पर नाम पर वो झेंग होंगरू का गार्ड कहलाता था, पर वो मिलिट्री वाले सिस्टम का नहीं था, बल्कि सुरक्षा विभाग का था। वो चुपके से झेंग होंगरू की जान की रक्षा करने वाले थे। सुरक्षा का स्तर एक अकेले गार्ड से कहीं ज्यादा ऊंचा था। बस सामने खड़ा ये गार्ड अभी नई नौकरी में आया था, समझ कम थी। अपना सुरक्षा लक्ष्य भाग गया, फिर भी किसी और के बताने पर होश आया, फौरन पीछे भागा। जल्द ही बाहर गाड़ी के इंजन की आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी। झेंग होंगरू ने सोचकर फोन किया, अपनी पोती झेंग शुरान को कहा कुछ पकौड़ी लेकर आए, साथ में कुछ सब्जी भी खरीद ले, यहीं पका लेंगे। बेटी को लेकर लौटूंगा तो साथ खाएंगे। पोती का इंतजार करते हुए जल्दी ही उनका ध्यान ढेर सारे बिखरे पड़े डिजाइन नक्शों पर चला गया। पहले तो हाथ लगाने में शर्म आई, पर याद आया मैंने जाते वक्त कहा था जितना मर्जी देख लो, तो बिना झिझक देखने लगे। उन्हें सच में उत्सुकता थी कि यहाँ और क्या क्या दिलचस्प चीजें हैं। बाद में सब एक साथ खरीदने पर सौदा भी आसान होगा। जब उन्होंने एक विमान जैसा दिखने वाला नक्शा खोला तो दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। ये डिजाइन देखकर समझ आ रहा था कि लड़ाकू विमान है, पर मैंने ना हमला करने वाला हिस्सा बनाया था, ना ही निकास नली, यहाँ तक कि पूछ भी नहीं बनाई थी। इससे उन्हें इस विमान का असली मकसद समझ नहीं आ रहा था। पर संस्थान के मुखिया होने के नाते उनका ज्ञान काफी गहरा था। झेंग होंगरू समझ गए कि इस विमान की तकनीक तो पहले दिखाए गए विमान के नक्शे से भी ऊंची है। शरारती लड़का कुछ छिपा रहा था ना? पर फौरन समझ आ गया कि मैंने ये नक्शा पहले क्यों नहीं दिखाया। वजह साफ थी, देश की मौजूदा सुविधाएं इतनी विकसित नहीं है। एक अकेला युगों आगे का विमान बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो बड़े पैमाने पर बनाकर असली लड़ाकू क्षमता तैयार करना है।
यह सोचकर समझ आया कि जो नक्शा मुझे पहले दिखाया गया था वो सबसे सही चुनाव था। सोच समझ और दूरदर्शिता वाला ये लड़का सच में असाधारण है। वो और नक्शों में खोजते रहे, हर एक नक्शा उन्हें और चौंका रहा था। कुछ चीजें समझने में तो उन्हें काफी वक्त लग गया। हैरान होकर आगे के नक्शे देखकर उन्हें लगा जैसे विज्ञान कल्पना कहानी पढ़ रहे हों। यही सोचते हुए झेंग होंगरू ने खुद को रोका नहीं और तुरंत एक फोन घुमाया। ये फोन एक बड़े सैन्य संस्थान को गया जो झोंगहांग समूह के अंतर्गत आता था, और झोंगहांग समूह सीधे राज्य परिषद के अधीन काम करता है। दूसरी तरफ से नरम आवाज आई तो झेंग होंगरू गंभीरता से बोले, प्रधानमंत्री, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। लिन हाओ को दीजिए। फोन काटते ही झेंग होंगरू ने राहत की सांस ली। फोन करने के बाद उन्हें थोड़ा पछतावा भी हुआ। आखिर वो देश चलाने वाले बड़े इंसान थे। सिर्फ अनुमान की वजह से उन्हें परेशान करना ठीक नहीं था। पर नतीजा अच्छा निकला। लिन हाओ ने सब कुछ जानने के बाद सिर्फ एक बात कही, लू छंछियो साहब का पूरा ख्याल रखा जाए। इस एक वाक्य से बहुत कुछ समझा जा सकता था। ये लगभग झेंग होंगरू को खुली छूट देने जैसा था। कानून के दायरे में रहते हुए हर तरह की आज़ादी। इतना सम्मान सच में मेरे जैसे युवा प्रतिभाशाली इंसान के लायक ही था। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर सोचकर एक और फोन लगाया। हेलो लाली, तुम बैंक मैनेजर हो ना? मुझे एक काम में मदद चाहिए। सिर्फ आधे घंटे के अंदर एक लाल रंग की प्रॉपर्टी की किताब बैंक मैनेजर ने झेंग होंगरू के हाथों में दे दी। झेंग होंगरू ने पन्ने पलटकर मालिक वाला कॉलम देखा। वहां साफ मेरा नाम लिखा था। उसी वक्त झेंग शुरान भी झेंग होंगरू के पास आई। आते ही सुना कि दादाजी ने अपने पैसों से किसी का घर छुड़ाया है, वो भी कई लाख का। यानी दादाजी की पूरी जमा पूंजी खाली हो गई थी। पर झेंग शुरान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, ना ही सवाल पूछा। बस चुपचाप खरीदी हुई सब्जियां लेकर खाना बनाने चली गई। बैंक मैनेजर किताब सौंपकर फौरन चला गया। झेंग होंगरू कार्यस्थल में बैठे उंगलियां लयबद्ध तरीके से किताब के कवर पर थपथपाते रहे। सोच रहे थे कि जब मैं लौटूंगा और अपना घर वापस पाकर कैसा चेहरा बनाऊंगा। अस्पताल के गेट पर गाड़ी रुकते ही मैं फौरन कूदकर उतरा, तेजी से अस्पताल की तरफ भागा। लिन शुतोंग पहले से ही गेट पर इंतजार कर रही थी। लू साहब। मुझे देखते ही लिन शुतोंग शर्मिंदगी से बोली, माफ कीजिए, ये मेरी लापरवाही थी। मुझे पूरी बात पता चल चुकी थी। फौरन उसे दिलासा दिया, बच्चों की आपसी लड़ाई है, तुम तो स्कूल के अंदर थी भी नहीं, ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? पर लिन शुतोंग को लूशिया की दर्दनाक हालत याद आते ही कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं तब तक कमरे की तरफ बढ़ चुका था। बिस्तर पर लेटी, चेहरे पर खून के निशान और सिर पर पट्टी बंधी लूशिया को देखते ही मेरा दिल कस गया। मैंने अंदर के गुस्से को दबाकर जितना हो सके शांत रहकर देखा। कमरे में मेरी पहचान वाले दो टीचरों के अलावा दो और सजे धजे स्त्री पुरुष खड़े थे। आदमी मोटा तगड़ा था, औरत गहनों से दी हुई। दोनों 30-40 साल की उम्र के आसपास थे। मुझे देखते ही आदमी की आंखों में जो थोड़ी सी घबराहट थी वो एकदम गायब हो गई। फौरन बोला, तुम ही हो इस छोटी लड़की के पापा? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है, बताओ अब क्या करोगे? बगल में खड़े दोनों टीचर हैरान होकर इस जोड़े को देखने लगे। यही है, मेरे बेटे का चेहरा लाल कर दिया इसने। सुन लो, आज अगर अच्छा मुआवजा नहीं मिला तो हम यूं ही नहीं जाएंगे। ऐसा कहते हुए उस औरत ने बगल का पर्दा हटा दिया। पास वाले बिस्तर पर सोया हुआ माँ हुजी दिखा। गुस्से से भरकर बोली, हुजी की माँ? आया और टीचर फौरन बोल पड़े, मारने वाला तो हुजी ही था, आप कैसे? एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। मेरा बेटा और लड़कियों को छोड़कर उसी की बेटी को क्यों मारेगा? जरूर उसकी बेटी की ही गलती होगी। देखो, मेरे बेटे का चेहरा अभी तक लाल है, पक्का उसकी बेटी ने ही पहले हाथ उठाया होगा। माओ की माँ तीखी आवाज में बोली, मैं पहले पूरी बात जानना चाहता हूँ। मैंने गुस्सा दबाकर उस जोड़े की तरफ देखे बिना टीचर हे की तरफ देखा। असल में क्या हुआ वो हमने भी नहीं देखा। दूसरे बच्चों की चीख सुनकर पास पहुंचे तो लूशिया पहले से ही ऐसी हालत में थी। टीचर हे और बगल की टीचर ल्यू शर्मिंदा होकर झुककर माफी मांग लगी। माफ कीजिए लूशिया के पापा, यह हमारी लापरवाही थी। दोनों की सच्चाई देखकर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। आखिर एक क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं और सिर्फ 2-3 टीचर, हर जगह ध्यान रखना मुमकिन नहीं होता। अब वो मेरे समय से पहले वाली दुनिया जैसा तो है नहीं, जहां हर जगह कैमरे लगे होते और सीसीटीवी देखकर पूरी बात पता चल जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था असल में क्या हुआ। तभी एक अमीर बुजुर्ग महिला कमरे में आई। साथ में एक छोटी बच्ची भी थी। वो बच्ची है दुओ दुओ थी। प्रधानाध्यापिका और टीचर बुजुर्ग महिला को देखते ही सिर झुका बैठे। बेटा है दुओ दुओ, बताओ जो तुमने देखा। बुजुर्ग महिला ने ठंडी आवाज में है दुओ दुओ से कहा, हाँ हाँ, लूशिया ने ही पहले हुजी को मारा, पर हुजी ने पहले। हे दुओदू की बात पूरी होने से पहले ही प्रधानाध्यापिका ने टोक दिया, अभिभावक जी, आपने सुन ही लिया। सच में आपकी बेटी ने ही पहले मारा था। आगे मुआवजे वगैरह की बात दोनों परिवार आपस में जल्दी सुलझा ले। मैं नहीं चाहती इसका असर हमारे स्कूल पर पड़े। मुझे साफ समझ आ गया कि ये बुजुर्ग महिला जानबूझकर एक तरफ का पक्ष ले रही थी। मैंने नरमी से हे दूदू की तरफ देखकर पूछा, छोटी बहन, अंकल को बताओ हुजी ने पहले क्या किया। हे दूदू की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। हुजी ने पहले कहा कि लूशिया की कोई मां नहीं है। कहा कि लूशिया की मां ने लूशिया की वजह से ही उसे छोड़ा है। इसी बात पर लूशिया गुस्से में आकर उसे मार बैठी। लूशिया का बहुत खून बहा। अंकल, लूशिया को इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं वो मर तो नहीं जाएगी? नहीं अंकल, कुछ नहीं होने देंगे लूशिया को। मैंने हे दूदू के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। हालांकि हुजी की गलती पहले हुई थी, पर बात यहां तक पहुंची तो सच में लूशिया ने ही पहले हाथ उठाया था।
इसलिए मुझे लगता है आपको हुजी के परिवार को कुछ जवाब देना चाहिए। बुजुर्ग महिला है, दो की बात सुनकर चेहरा उदास हो गया, पर फिर भी वो एक तरफ का पक्ष लेती रही, ध्यान भी नहीं दिया। मैंने फौरन जवाब नहीं दिया, बल्कि बगल वाले बिस्तर के पास जाकर लूशिया की रिपोर्ट उठाकर देखी। माथे पर करीब 5 सेंटीमीटर का घाव, नाक की हड्डी टूटी हुई। फिलहाल किसी बड़े असर का पता नहीं चला, इलाज सामान्य तरीके से करने की सलाह दी गई थी। मैंने रिपोर्ट वापस रख दी, नजर उठाकर माओ हुजी के परिवार की तरफ देखा। मेरी बेटी ने पहले आपके बेटे को मारा, ये मैं मानता हूँ, पर आपके बेटे ने मेरी बेटी को मारा, उसका क्या हिसाब? मेरे बेटे ने आपकी बेटी को मारा, वो तो आत्मरक्षा थी। तो आप कह रहे हैं आपके बेटे ने मेरी बेटी को मारा और आप लोग बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? मैंने धीरे से अपनी शर्ट के बटन खोले। मुझे पता था इन लोगों को समझाना बेकार है। ये सच है कि लूशिया ने पहले हाथ उठाया, इसमें उसकी गलती है, पर अभी अभी है डूडू ने साफ बताया कि दूसरी तरफ ने लूशिया को धक्का देकर गिराया और फिर पीछे पीछे मारते रहे। इसी वजह से लूशिया इतनी बुरी तरह घायल हुई। पहला हाथ आत्मरक्षा माना जा सकता है, पर उसके बाद पीछे से मारना तो साफ जानबूझकर चोट पहुंचा है। ये तो सरासर बदमाशी है। वैसे भी जिम्मेदारी तुम्हारी बेटी की है, हम क्यों निभाएं? क्या आप हाथ भी उठाओगे? उसी की माँ मेरी हरकत देखकर ठंडी हंसी हंसते हुए ताना मारने लगी। एक साधारण बेबस आम आदमी हो, हमें कुछ पैसे दे दो तो बहुत है, हिम्मत मत करना हाथ उठाने की। हुजी के पापा भी ठंडी हंसी हंसते हुए मेरे सामने आकर सर्द आवाज में बोले, मैंने तुम्हें तंग किया तो क्या कर लोगे? भूल मत जाना, तुम्हारी बेटी को अभी और स्कूल जाना है, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ठीक है, ठीक है। मैंने दांत भींचकर अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर फेंक दी। वो दोनों सोच रहे थे शायद मैं गुस्से में हाथ उठा दूंगा, पर जब देखा मैंने बस कपड़े एक तरफ रखकर पलटकर चला गया तो माओ हुजी के माँ बाप की भौहें सिकुड़ गईं। आप दोनों को और कुछ चाहिए क्या? मुआवजे वगैरह की बात बाद में हो जाएगी, अभी मुझे पहले अपनी बेटी की हालत देखनी है। आप दोनों यहाँ खड़े रहकर क्या मेरे साथ खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं? मैंने ठंडी आवाज में पूछा। डरपोक कहीं का। हुजी की माँ मुंह बिचकाते हुए बेटे को लेकर पति के साथ चली गई। जाते जाते हुजी के पापा ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, 3 दिन का वक्त देता हूँ, अगर राजी नहीं हुए तो हैं। मैंने दांत भींचे, पर जानता था अभी सीधा टकराव ठीक नहीं। मैं अकेला होता तो डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अभी लूशिया ही मेरी सबसे कमजोर कड़ी थी। जब तक दूसरे पक्ष को पूरी तरह खत्म न कर दूं, तब तक वो जरूर मौका ढूंढते रहेंगे। वो बुजुर्ग महिला भी बेपरवाही से चली गई, अलविदा तक कहने की जहमत नहीं उठाई। लूशिया के पापा दोनों टीचर थोड़े शर्मिंदा होकर मेरे पास आईं। मैडम, ये आपकी गलती नहीं है, धन्यवाद, आप लूशिया को अस्पताल लाईं। मैंने दोनों टीचरों पर गुस्सा नहीं निकाला, बस हल्की सी मुस्कान दी। दोनों टीचर आखिर में लंबी सांस लेकर बोली, उम्मीद है लूशिया जल्दी ठीक हो जाए, हम फिर से मिलने आएंगी। लूशिया के पापा। दोनों टीचरों के जाने के बाद लूशिया ने धीरे धीरे आंखें खोली, आंखों में आंसू भरे थे। धीरे से बोली, लूशिया की गलती है, लूशिया की वजह से ही माँ चली गई। ये सुनकर मेरे अंदर एक तेज दर्द उठा, पर मैंने बहुत अच्छे से छुपा लिया। मैंने नरमी से लूशिया को समझाया, गलती माँ की थी, लूशिया तो सबसे अच्छी सबसे प्यारी बच्ची है, लूशिया ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बिस्तर के पास बैठा तो दिल में अचानक कुछ खट्टा सा उठा। सामने बैठी बेटी इतनी समझदार थी कि दिल दुख गया। हालांकि मैं समय के पार आया, अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था, पर यादें ऐसी थीं मानो सच में इस छोटी बच्ची के साथ इतने लंबे समय से रहा हूं। असल में मैं जिंगचेंग का रहने वाला नहीं था, बेटी को अच्छी पढ़ाई देने के लिए ही यहाँ आकर काम ढूंढ रहा था। वैसे तो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, पर डिग्री के हिसाब से बस मामूली कारीगर की नौकरी ही मिली। नौकरी में सही दर्जा मिलने से पहले ही निकाल दिया गया। जिंगचेंग में मेरी कोई पहचान नहीं थी, ना पैसा। हुजी के परिवार को इतना घमंड इसलिए था, या तो पैसा था या रसूख, पर मुझे भी उन यादों की वजह से पूरा दर्द महसूस हो रहा था। अफसर लिन, जरा लूशिया का ध्यान रखो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसी वक्त लिन शुतोंग कमरे में आई तो मैंने उसे लूशिया का ख्याल रखने को कहा। बच्ची की नाक की हड्डी टूटी है, उम्र छोटी होने की वजह से हम एक्सरे की सलाह नहीं देते, बस आगे इलाज पर नजर रखनी होगी। डॉक्टर रिपोर्ट पलटते हुए बोले, डॉक्टर, क्या लूशिया के चेहरे पर निशान रह जाएगा? लूशिया आखिर लड़की है, अगर भविष्य में उसका चेहरा बिगड़ गया तो? मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने पक्की बात नहीं कही। ठीक है, धन्यवाद, मैंने सिर हिलाया। इस समय उस दौर में सीटी स्कैन तक ठीक से नहीं फैला था, एमआरआई जैसी सुविधा तो और भी कम थी, बस कुछ बड़े शहरों के अस्पतालों में उपलब्ध थी। जिंगचेंग राज्य की राजधानी तो थी, पर बड़े महानगर जैसी सुविधा नहीं थी, इसलिए यहाँ नहीं थी। मजबूरी में मैं वापस जाकर लूशिया के कपड़े इकट्ठा करने चला गया। लिन शुतोंग को बताकर गार्ड ने गाड़ी से मुझे कबाड़ खाने वापस पहुंचाया। मुझे लौटता देख झेंग होंगरू मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। पास आते ही उन्हें दिखा कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है। फौरन पूछा, बेटा क्या हुआ? बच्ची को कुछ हुआ क्या? बच्चों की मामूली लड़ाई है, कुछ खास नहीं। बुजुर्ग, आप कल आ सकते हैं क्या? लूशिया को कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा, शायद इन दिनों मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तुम अपना काम देखो, मैं भेज देता हूँ। कुछ खाने का सामान लूशिया के लिए ले जाना, झेंग होंगरू शांति से बोले, पर पलटते ही गार्ड को इशारा करके बुलाया, पूरी बात एक एक करके सुनाओ। गार्ड की बात सुनते ही झेंग होंगरू गुस्से से भड़क उठे, पर सामान समेट रहे मुझे देखकर उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया। इतनी हिम्मत, बिल्कुल कानून की कोई परवाह नहीं। झेंग होंगरू धीमी आवाज में गरजे, अगले कुछ दिन तुम इस बाप बेटी के साथ ही रहोगे, समझते हो? अगर उन्हें कुछ हुआ तो क्या नतीजा होगा?
जरूरत पड़े तो गोली मारने की भी इजाजत है। झेंग होंगरू ने पहले ही सुना था कि मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। समझ गए थे बात इतनी सीधी नहीं। अगर सच में सिर्फ बच्चों की मामूली लड़ाई होती तो अस्पताल भर्ती होने की नौबत नहीं आती, पर उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसे देश के लिए इतने अहम इंसान को इस हद तक दबाया जा सकता है। अगर वो बाद में देखे गए दोनों नक्शों को भी छोड़ दें तो सिर्फ नए मटेरियल से बना वो मेका ही देश के सैन्य उद्योग में बड़ी छलांग लगा सकता था। भले ही आगे कुछ ना मिले, वो मेका ही मुझे कामगार विभाग में हमेशा के लिए बड़ी हैसियत दिला सकता था। यहाँ तक कि मेरी अगली पीढ़ी भी खास सुविधाएं पा सकती थी। इतना अहम इंसान और उसे धमकाने की हिम्मत। गार्ड को भी बात की गंभीरता समझ आ गई। उस दौर में समाज की सुरक्षा उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरे जाने पहचाने जमाने में थी, क्योंकि हर जगह निगरानी कैमरे नहीं फैले थे, इसलिए कई गैरकानूनी गुट अभी भी सक्रिय थे। उस दौर में बड़े से बड़े विशेषज्ञ को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था, फिर मेरे जैसे साधारण दिखने वाले इंसान की तो बात ही क्या इस गार्ड के पास था। मैं अभी लाओ शेन को फोन करता हूँ, किसी और को तुम्हारी जगह भेज देते हैं। आज तुम्हें ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। झेंग होंगरू गंभीरता से बोले, फिर सीधे फोन करने चले गए। क्या लू, छोटे साहब की बेटी को धमकाया गया, खुद उन्हें भी धमकाया गया? शेन झांतिंग ने फोन पर सुनते ही हैरान रह गए। आजकल भी ऐसे बेखौफ लोग हैं। दूसरी तरफ ने तो ये तक कहा कि उन्हें पता है लू की बेटी अभी स्कूल में है, खुले और छुपे तरीके से लू को धमकाकर वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं। झेंग होंगरू का चेहरा सख्त हो गया। वो भी जानना चाहते थे कि इतनी हिम्मत किसकी है जो एक ऐसे राष्ट्रीय हीरो को धमका रहा है। मैं तो अभी किसी को भेजकर उसे खत्म करवा दूंगा। शेन झांतिंग सच में गुस्से में थे। दक्षिण पश्चिम युद्ध क्षेत्र के कमांडर होने के नाते इतनी मुश्किल से एक ऐसा इंसान मिला था। अगर कुछ नासमझ लोगों की वजह से उसे नुकसान पहुंचा तो फिर उनका ये कमांडर वाला पद रखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैंने पहले ही रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। लू को खास सुरक्षा सूची में डाल दिया गया है। उसका निजी गार्ड शायद अगले कुछ दिन में राजधानी से भेजा जाएगा। पर उसकी बेटी शेन झांतिंग ने वहां से जाने के बाद मेरी घर की स्थिति की भी जांच करवाई। रोंगचांग जैसे पुरानी गली में रहना, जहां हर तरह के लोग रहते हैं, रहने की सुविधा भी ठीक नहीं थी। झेंग होंगरू ने मेरा घर वापस दिलवाया था, ये बात भी उन्हें पता थी, पर वो इलाका भी बहुत सुरक्षित नहीं था। वहां अच्छी सुरक्षा देना मुश्किल था। याद है ना, वायुसेना परिवार वाली कॉलोनी में हाल ही में एक नई इमारत बनी है। झेंग होंगरू को अचानक याद आया, तुम लोग को वहां एक घर दिलवा दो, मैंने ऊपर से मंजूरी ले ली है। हमें हर तरह से मदद करनी है, बस कानून की सीमा के अंदर रहकर पूरी कोशिश करनी है। लूशिया को वायुसेना वाले नीले आसमान स्कूल में भेज दो। आम स्कूल स्थानीय शिक्षा विभाग के अंदर आता है, पर नीला आसमान स्कूल सैनिक क्षेत्र के रसद विभाग के अंतर्गत आता है। स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकार नहीं होता वहाँ, और ये बात बाहर किसी को पता नहीं कि उस स्कूल के आसपास हमेशा सैन्य और पुलिस पहरा रहता है। पूरी सुरक्षा की गारंटी होती है। वहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता आम लोग नहीं होते, कम से कम वायुसेना या शोध संस्थान के बड़े अफसर होते हैं। झेंग होंगरू का संस्थान भी पहले सेना के अंतर्गत आता था। अब भी वहाँ कई अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। शेन झांतिंग हंसते हुए फोन काटकर इस पूरे मामले को सुलझाने में लग गए। शेन ने ये सब ठीक से तय करके बाप बेटी को सही जगह बसाने की व्यवस्था करने के बाद मेरी बेटी के साथ हुई बदमाशी की जांच भी शुरू करवाई। उन्होंने सीधे जिंगचेंग सुरक्षा विभाग को फोन किया, साथ ही सेना और पुलिस दोनों विभागों को मिलाकर पूरे मामले की और माओ जुआंग जुआंग के परिवार के पीछे की ताकत की जांच शुरू करवाई। अगर पहले वे लोग मुझसे उलझते तो शेन झांतिंग बस माओ परिवार के 3 लोगों को ही सजा देते, पर अब तो मैं खुद लिन हाओ की नज़र में आ चुका था। अगर मामला सही तरीके से नहीं संभाला गया तो पूरे देश की प्रतिभा प्रणाली हिल सकती थी। हाल के सालों में विदेश से लौटे कई काबिल लोग हैं। अगर उनके परिवार की बुनियादी सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं की जा सकी तो वो भरोसे के साथ देश के लिए काम कैसे करेंगे? इसीलिए इस बार शेन झांतिंग न सिर्फ माओ परिवार को सजा देना चाहते थे, बल्कि इस मामले को एक मिसाल भी बनाना चाहते थे। रात होते ही जो सुरक्षा अधिकारी आमतौर पर जासूसों को पकड़ते थे, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर माओ परिवार के पूरे रिश्ते नातों की जांच शुरू कर दी। सिर्फ 2 घंटे के अंदर सारी जानकारी सीधे पुलिस विभाग के मुखिया, सुरक्षा मंत्री और दक्षिण पश्चिम युद्ध क्षेत्र के कमांडर तक पहुंच गई। जब पता चला कि मेरी बेटी को पिछले 2 साल से स्कूल में बार बार माओवादी बदमाशी करता आया है तो तीनों बड़े अफसर बेचैन हो उठे। और जब माओ परिवार का पूरा रिश्तों का जाल सामने आया तो पुलिस मुखिया थोड़े शर्मिंदा हो गए। जांच करने पर पता चला माओ हुजी के पापा माओ सिहाई घर के अंदर कई अवैध कारोबार चलाते थे, और माओ हुजी की मां ये चुया ने एक डांस स्कूल खोल रखा था। पर 1 साल पहले एक ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की की कमर की हड्डी तोड़ दी थी, जिससे वो लड़की अब तक अपंग है। आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। वो लड़की जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसने मुकदमा भी किया था, पर हर बार उसे आधी रात दरवाजे पर दस्तक या जान से मारने की धमकी मिली। आखिर में मामला दबाकर चुप हो जाना पड़ा। अगर लू विशेषज्ञ की वजह से ये सामने ना आता तो हमें पता ही ना चलता कि जिंगचेंग में ऐसे लोग भी हैं, पूरी तरह से बदमाश। अभी जांच करो। सुरक्षा मंत्री भी ये सुनकर सिहर उठे। ये बात
अब संस्था की साख और समाज की सुरक्षा तक जा पहुंची थी। अगर इसे सही तरीके से ना संभाला गया तो आगे किसी नागरिक की सुरक्षा की बात करना भी बेमानी होगी। कई अफसरों ने तुरंत वर्दी उतार दी। इतना छोटा सा माओ परिवार अकेले इतना बड़ा जाल नहीं बुन सकता। हमें भी अंदर से जांच करके इनका बचाव करने वालों को पकड़ना होगा। सबको एक साथ जड़ से उखाड़ना होगा। शेन झांतिंग ने मेज पर हाथ मारा। जल्द ही पूरा जिंगचेंग शहर हरकत में आ गया। आधी रात कई दरवाजे खटखटाए गए। उस रात कुल 30 से ज्यादा छोटे बड़े अफसर पकड़े गए। पूरी रात की उथल पुथल के बावजूद माओ परिवार को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। सुबह उठते ही माओ हुजी बर्गर खाने की जिद करने लगा। ये चुया और माओ सिहाई। जैसे ही परिवार नाश्ता करने बैठा दरवाजा खटखटाया गया। खट खट खट। कौन है? सुबह सुबह ये चुया थोड़ी झुंझलाई। समुदाय की तरफ से आए हैं, यहाँ आटा चावल और तेल बांटे जा रहे हैं। दरवाजा खोल दीजिए। ना कोई त्योहार है ना कुछ, फिर भी सामान क्यों बांट रहे हैं? मुंह से बड़बड़ाते हुए भी ये चुया ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एकदम से हथियारबंद पुलिस और सुरक्षा बल घर में घुस आए। ये चुया को फौरन पकड़ लिया गया। माओ सिहाई पहले से ही खतरनाक धंधे में था। दरवाजा तोड़ने की आवाज सुनते ही भागने की सोचने लगा, पर पीछे से आवाज आई, मत भागो, भागोगे तो गोली चलेगी। ये सुनकर उसने भी हार मानकर हाथ ऊपर कर दिए। धीरे धीरे पलटकर देखा तो पता चला घर में कम से कम 20 हथियारबंद पुलिस और सुरक्षा जवान घुस आए थे। सबके हाथ में मशीन गन थी। उसने अपने अंजाम के बारे में सोचा तो था, पर इतने सारे सैनिकों और पुलिस के आने की उम्मीद नहीं थी। बाद में पुलिस को घर से ढेर सारे सबूत मिले। सबसे बड़ी बात, घर से एक पिस्तौल भी बरामद हुई। अब माओ परिवार पर आरोप बहुत बड़े हो चुके थे। माओ हुजी नाबालिग होने की वजह से महिला पुलिस उसे साथ ले गई। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें पता नहीं मेरे ऊपर कौन बैठा है? अपने कई अपराध के सबूत बरामद होते देखकर भी माओ सिहाई घबराया नहीं। तुम्हारे ऊपर बैठा इंसान, तुम्हारा मतलब शियाओ देवांग या ली इचेन से है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बचाव यही लोग करेंगे तो जल्द ही तुम उनसे मिल लोगे। आगे खड़ा पुलिस अफसर सीधे पुलिस विभाग से आदेश लेकर आया था। इन दोनों नामों को सुनते ही माओ सिहाई का चेहरा एकदम बदल गया। ये दोनों राज्य के बड़े अफसर थे। उसका सबसे भरोसेमंद रिश्ता भी यही था। मुझे वकील चाहिए। वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा इंतजार सैन्य अदालत में हो रहा है। अगर बच गए तो बाकी की जिंदगी अच्छे से सुधरकर शायद अपने बेटे को बड़ा होते देख पाओ। आगे खड़ा पुलिस अफसर हल्की हंसी हंसकर माओ सिहाई और ये चुईया को ले जाने को कहा। मैं अपने कपड़े समेटकर अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा था, हाथ में 2 थर्मस लेकर। झेंग शुरान भी हाथ में थर्मस हिलाते हुए मेरे साथ अस्पताल चल पड़ी। मैंने उसे रोका नहीं। अस्पताल पहुंचकर नाक पर पट्टी बंधी और सिर पर बैंडेज लगी छोटी बच्ची को देखकर झेंग शुरान का दिल दुब गया। सुबह ही तो उसने इस गुड़िया जैसी बच्ची को देखा था, शाम होते होते ऐसी हालत कैसे हो गई? लूशिया, थोड़ा उठकर कुछ खाओगी? दीदी अभी अभी बनाकर लाई है। झेंग शुरान किसी जादूगर की तरह थर्मस खोलकर अपने हाथ से बनाया खाना निकालने लगी। दीदी, आप हो? लूशिया झेंग शुरान को देखकर अभी भी कमजोर आवाज में बोली, दीदी। लूशिया को एक बात माननी है, मानोगी? हाँ बोलो, दीदी जो भी कर सकती है जरूर करेगी। झेंग लिन शुतोंग वाली गंभीरता के साथ मिलनसार अंदाज अलग ही खूबसूरती रखता है। क्या आप लूशिया की मां बन सकती हैं? लूशिया के इस बात से झेंग शुरान एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। जवाब देना मुश्किल हो गया, पर पहले किसी और का धैर्य टूट गया। लिन शुतोंग हैरान होकर लूशिया की तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो मुझसे क्या? मैं सामने खड़ी इन दोनों खूबसूरत लड़कियों की हालत देखकर समझ गया। मेरी प्यारी बेटी फिर से मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में लग गई है। मैं बिस्तर के पास जाकर नरमी से पूछा, लूशिया, तुम क्यों चाहती हो शुरान दीदी तुम्हारी मां बने? लूशिया की नाक में गहरी चोट लगी थी, इसलिए आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी, पर फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, लूशिया ने कभी मां नहीं देखी, नहीं पता मां होने का एहसास कैसा होता है, पर लूशिया को लगता है शुरान दीदी और शुतोंग दीदी दोनों बहुत अच्छी हैं, इसलिए पक्का 2 माओं का प्यार एक मां के प्यार से ज्यादा अच्छा होगा। लिन शुतोंग समझ गई कि लूशिया की सोच बस एक छोटी सी बच्ची की मासूम लालच है। सुनकर झेंग शुरान का चेहरा भी नरम गया। चेहरे पर हल्की शर्म भी थी। तो लूशिया को शुरान माँ की बात माननी होगी, अच्छे से खाना खाना होगा, तभी तो जल्दी ठीक होगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। झेंग शुरान फौरन उठकर दरवाजा खोलने गई। देखा तो अपने दादाजी को पाकर थोड़ी हैरान हो गई। दादाजी आप यहाँ कैसे? लिन शुतोंग ने झेंग होंगो को देखते ही मुझसे कहा, आप जाइए, मैं लूशिया का ध्यान रखती हूँ। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से लिन शुतोंग की तरफ सिर हिलाया, फिर दरवाजे पर खड़े झेंग होंगरू की तरफ बढ़ गया। बुजुर्ग, मैं कुछ कहने ही वाला था कि झेंग, लूशिया को परेशान मत करना। झेंग शुरान भी पीछे पीछे आ गई। मुझे तभी याद आया कि मैंने रात को युआन बोयान की मदद से मेका ले जाने का वादा किया था। पर झेंग होंगरू ने सबसे पहला सवाल यही पूछा, लूशिया कैसी है? कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ? मेरे दिल में गर्माहट सी आई। फौरन बताया, नाक की हड्डी टूटी है, माथे पर 8 टांके लगे हैं। सुनकर झेंग होंगरू का दिल भर आया। थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुझे और परेशान नहीं करना चाहते थे, फौरन बात बदल दी, ये मामला मैंने आदमी भेजकर सुलझवा दिया है, तुम चिंता मत करो। पर लूशिया को क्या तुमने कभी नया माहौल देने के बारे में सोचा है? मैं समझ नहीं पाया। लूशिया अभी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, वहाँ टीचरों के मामले में सुविधा थोड़ी कम है। स्कूल में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। आज जैसा वाकया फिर से हो सकता है। मेरी थोड़ी पहचान है, लूशिया का ट्रांसफर करवा देता हूँ।
वो नीला आसमान स्कूल में आखिरी साल पूरा करे। झेंग होंगरू ने सीधे एक दाखिला पत्र मेरे हाथ में थमा दिया। बुजुर्ग, ये तो आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने फौरन दाखिला पत्र वापस देने की कोशिश की। नीला आसमान स्कूल तो मुझे पता था, वो सैन्य रसद विभाग के अंतर्गत आता है। आम लोग वहां ना जा सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, पर संसाधन और नीला आसमान स्कूल जो सुविधाएं दे सकता है, वहां ज्यादातर निजी स्कूल भी उसके बराबर नहीं पहुंच पाते। अब तुम्हारी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। अपने लिए नहीं तो कम से कम लूसिया के बारे में तो सोचो। तुम्हारे पास जो तकनीक है, भले ही हम इसे गोपनीय रखें, पर क्या तुम कह सकते हो हमारे यहाँ अंदर से कोई गद्दार नहीं होगा? अभी सबसे जरूरी है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की सुरक्षा, जेंग होंगरू ने गंभीरता से समझाया। ये सुनकर मैं भी थोड़ा भावुक हो गया। मैं भले ही समय के पार आया, पर मेरे जाने वाले दौर में शांति भरे उन्नत जमाने में भी गद्दार मौजूद थे। यहाँ तो अभी निगरानी कैमरे तक नहीं फैले, तो मुझे ज्यादा सावधानी बरतनी ही होगी। मैं थोड़ा हिल गया। झेंग होंगरू फौरन मौका देखकर बोले, मैंने तुम्हारी बात ऊपर तक पहुंचा दी है। ऊपर से सीधे तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाया गया, पर वो घर नीला आसमान स्कूल से बहुत दूर है। मेरे पास वायुसेना परिवार वाली कॉलोनी में एक फ्लैट है, हम दोनों में अदला बदली कर लेते हैं, कैसा रहेगा? झेंग होंगरू जानते थे मैं बहुत खुददार हूं, वरना ऐसे सीधे पैसे देकर मुझे इतने छोटे से कबाड़खाने से बाहर नहीं निकाल पाते। इसी बहाने झिंग होंगरू ने मुझे धीरे धीरे देश की सुरक्षा में लाने का तरीका ढूंढ लिया। साथ ही मेरी रहने की परेशानी भी हल हो रही थी। कहते कहते झेंग होंगरू ने 2 प्रॉपर्टी की किताबें मेरी तरफ बढ़ा दी। उन्हें भरोसा था मैं सही फैसला लूंगा। मैंने किताबें लेकर पलट कर देखी, आंखें फैल गईं। ये घर तो मेरे खरीदे हुए घर से कहीं ज्यादा बड़ा था। बुजुर्ग, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं आपका इतना फायदा नहीं उठा सकता। मैं कहते हुए किताब वापस देने लगा। पर झेंग होंगरू मुस्कुराते हुए बोले, घर तो रहने के लिए होता है, बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता। मैं आने से पहले ही सामान वहां शिफ्ट करवा चुका हूं, साथ ही थोड़ी सफाई भी करवा दी। सामान शिफ्ट करने की बात सुनकर झेंग होंगरू को भी थोड़ी उदासी हुई। जो व्यक्ति खुद वहां जाकर हमारी बाप बेटी का सामान समेटने गया था, उसने पाया कि सारा सामान बर्तन भांडे मिलाकर एक ही सूटकेस में समा गया। इससे अंदाजा लगा सकते हो हमारी जिंदगी कितनी तंगहाल थी। सुनकर झेंग होंगरू पहले से ही बिना पूछे मेरा सामान। मैं मजबूरी में अपने पुराने घर की किताब झेंग होंगरू को थमाने ही वाला था कि लूशिया की तरफ से धन्यवाद। झेंग होंगरू ने सिर हिलाकर किताब वापस मेरी तरफ धकेल दी। अभी तुम्हारे पास ही रहने दो, बाद में जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मालिकाना हक बदलने की बात करेंगे। ये असल में झेंग होंगरू की चालाकी थी। ऐसे टालते टालते बात यूं ही खत्म हो जाती। आखिर वो छुड़ाया हुआ घर अभी भी मेरे नाम पर लिखा था। वो उसे वापस भी नहीं चाहते थे। ये भी काबिल युवा पीढ़ी के लिए झेंग होंगरू की तरफ से एक सहारा ही था। तुम्हें अपने नक्शों वाली चीजें जल्दी हकीकत में बदलनी होंगी। झेंग होंगरू मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे, इसीलिए इतना सम्मान भी देते थे। आपने खुद देख लिया। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, वो तो बस मजाक में कहा था। आखिर में दोनों आगे कंपनी खोलने की बात पर चर्चा करते रहे। आज रात मुझे मेका ढोने में मदद करनी थी। झेंग शुरान और लिन शुतोंग लूशे की देखभाल के लिए रुक गईं। झेंग होंगरू फौरन मुझे लेकर सैन्य प्रतिबंधित इलाके में तब्दील हो चुके दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र चले गए। गुरुजी को देखते ही युआन बोयान फौरन आगे बढ़े। मैंने पूरा दिन मीका के सिस्टम की नकल और उसे समझने की कोशिश की, पर बिल्कुल समझ नहीं पाया। युआन बोयान लैपटॉप लेकर उसमें मौजूद डेटा अपने गुरुजी को दिखाने लगे। झेंग होंगरू ने लैपटॉप लेकर भौहें सिकोड़ कर डेटा देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने बस एक नज़र में समझ लिया, झेंग होंगरू। मेका के अंदर लगे प्रोसेसर की रफ्तार से तालमेल नहीं बैठा पा रहा, इसलिए डेटा भी सही से सिंक नहीं हो रहा। मुझे ये लैपटॉप पहचान में आया। ये अमेरिकी आईबीएम कंपनी का बनाया हुआ था। उस दौर में प्रदर्शन और पोर्टेबिलिटी दोनों में सबसे अच्छा माना जाता था। पर इस लैपटॉप में जो सिस्टम था वो माइक्रोसॉफ्ट या किसी और कंपनी का नहीं, बल्कि पूरी तरह चीनी अक्षरों में दिखने वाला एक चीनी ऑपरेटिंग सिस्टम था। साफ था ये देश का खुद का बनाया हुआ सिस्टम था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सिस्टम में कोई पिछला दरवाजा ना हो जिससे डेटा चोरी हो सके। मेरी बात सुनते ही झेंग होंगरू का ध्यान गया। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम्हारे इस मेका में भी क्या अपना बनाया हुआ सिस्टम है? क्योंकि इसमें, इसीलिए मैंने पहले कहा था, ये बना बहुत मुश्किल काम है। मुझे याद आया पिछले कई दिन बिना रुके नक्शा बनाते हुए बिताए, सोचकर ही दांत दुखने लगे। तो क्या तुम्हारा ये सिस्टम आगे और फैलाया जा सकता है? झेंग होंगरू को अंदाजा हो गया था मेरा सिस्टम कोई मामूली चीज नहीं। फौरन पूछ बैठे, हो सकता है, पर अभी देश के नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर हार्डवेयर मेरे इस सिस्टम को चला ही नहीं सकते। मैं हल्के से मुस्कुराया, ये कैसे हो सकता है? अभी हमारी देश की चिप। युआन बोयान ने कुछ कहना ही चाहा कि याद आया ये बात गोपनीय हो सकती है। फौरन चुप हो गए। मैं मुस्कुराकर बोला, बुजुर्ग को पता ही होगा हार्डवेयर की रफ्तार चिप की सटीकता पर निर्भर करती है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो अभी देश में जो चिप बन सकती है उसकी सटीकता। इतना कहते ही युआन बोयान और झेंग होंगरू दोनों की आंखें फैल गईं। हैरानी से मुझे घूरने लगे। ये तो एकदम सटीक बात थी। फिलहाल देश तकनीक में बाहर की दुनिया से थोड़ा पीछे है। खुद की बनाई चिप अभी नैनोमीटर स्तर तक भी नहीं पहुंची, अभी माइक्रोमीटर दौर में ही है। 150 नैनोमीटर ही देश की चिप की सीमा है। मैंने आगे कहा, मेरे इस मेका में लगा प्रोसेसर हर सेकंड 6 करोड़ बार गणना कर सकता है, वरना संकेतों को इतनी जल्दी संभाल भी नहीं पाता। असल में मैंने आंकड़ा कम बताया था।
क्योंकि इस मैका का मुख्य प्रोसेसर मैंने अपने सिस्टम के भंडार से सीधे निकाला था, खुद नहीं बनाया था। इससे जुड़ी तकनीक पाने के लिए धीरे धीरे कदम दर कदम क्वांटम चिप तक जाना होगा। झेंग होंगरू फौरन समझ गए इस मेका के अंदर की तकनीक असल में क्या है। आंखों में चमक भर आई। लूशिया, तुम्हारे इस मेका में क्वांटम प्रोसेसर लगा है ना? चिप की सटीकता 5 नैनोमीटर से भी नीचे है ना? मैंने सिर हिलाया। बगल में खड़े युआन बोयान हैरानी से बोल भी नहीं पाए। वो चीन के बड़े विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, क्वांटम चिप और क्वांटम प्रोसेसर के बारे में जानते ही थे। अभी देश का खुद का बनाया सुपर कंप्यूटर शेनवेई हर सेकंड 32 पेटाफ्लॉप की क्षमता तक पहुंचा है। मेरे इस मेका के प्रोसेसर की क्षमता शेनवेई से करीब 20,000 गुना ज्यादा है। क्वांटम प्रोसेसर के अलावा और कोई वजह ही नहीं बनती। जब चिप की सटीकता 5 नैनोमीटर से नीचे जाती है तो क्वांटम टनलिंग की घटना होती है। यही क्वांटम कंप्यूटर का मूल सिद्धांत भी है। जब सटीकता एक हद तक पहुंचती है तो क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता गुणात्मक रूप से बढ़ती है। रफ्तार और क्षमता एकदम आसमान छूने लगती है। यही वजह है मेरा ये छोटा लैपटॉप मेका का डेटा समझ ही नहीं पाया। तुम्हारी ये तकनीक अगर अभी संस्थान को दी भी जाए तो शायद हम इसे समझ ही ना पाए। झेंग होंगरू लंबी सांस लेते हुए बोले, एक कदम आगे को प्रतिभा कहते हैं, 100 साल आगे को तो चमत्कार ही कहा जाएगा। किसी पुराने जमाने के सिपाही को तुम्हारे हाथ का स्मार्ट डिवाइस दिखाओ, वो भी हैरान होकर। पहले विज्ञान कल्पना सप्ताह की गतिविधि निपटा लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। झेंग होंगरू भी मन से आसान थे। आखिर तकनीक तो मेरे पास ही है। जब क्वांटम कंप्यूटर बनाने का वक्त आएगा तब देख लेंगे। मैं कहते हुए मेका चलाने चला गया। मेका को पहले से तैयार ट्रक पर रखने लगा। ये ट्रक सीधे सैन्य क्षेत्र से मंगवाया गया था। आमतौर पर रॉकेट ढोने के काम आता था। झेंग होंगरू बुजुर्ग को अचानक कुछ याद आया। पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? हो सकता है, पर सहायक सीट थोड़ी छोटी है। मैंने इस कॉकपिट को डिजाइन करते वक्त सोचा था कहीं कोई मेका चलाने वाला अपने बच्चे को साथ बिठाना चाहे, इसलिए सहायक सीट बनाई थी, पर वो बच्चों के हिसाब से बनी है। झेंग होंगरू ने इशारा किया कि मैं ट्रक पर चढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने सिस्टम चालू किया, कॉकपिट के चारों तरफ 360 डिग्री वाला पूरा नज़ारा दिखाने वाला डिस्प्ले चालू हो गया। बाहर की हर चीज साफ दिख रही थी। बाहर खड़े सब लोगों ने देखा कि मेका की आंखों में हल्की सी नीली रोशनी जगमगा उठी। फिर ये 18 मीटर का विशाल मेका उठ खड़ा हुआ। अंधेरी रात में जमीन पर खड़ा होकर धीरे धीरे उठकर फिर तैयार ट्रक पर लेट गया। बांधे जाने का इंतजार करने लगा। इतने सामान्य से कुछ कामों के बावजूद मेका की हरकतें इतनी असली इंसान जैसी थीं कि विशाल रोबोट होने का भारीपन या अजीबपन जरा भी नहीं दिखा। पूरी प्रक्रिया देखकर झेंग होंगरू भी दंग रह गए। ये बिना शक लड़ाकू विमानों की ताकत को एक स्तर ऊपर ले जाएगा। खासकर यह सिस्टम इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी चला सकता है। अगले दिन रोंगचांग गली के विज्ञान कल्पना प्रचार सप्ताह में अनगिनत बच्चे इस 18 मीटर के विशाल रोबोट को देखकर दंग रह गए। खासकर उसका नीला सफेद रंग और पीठ पर लगे विशाल सफेद पंख आने वाले हर दर्शक के दिल पर छाप छोड़ गए। आयोजक होने के नाते रोंगचांग गली को भी अच्छे से समझ आ गया कि भीड़ का असली मतलब क्या होता है। उस दौर में शॉर्ट वीडियो जैसी चीजें नहीं थी, पर लोग मुंह से बताकर एक दूसरे को बुला ही लेते थे। बहुत लोगों ने पहले दिन देखने के बाद अगले दिन अपने जान पहचान वालों को भी साथ लेकर दोबारा देखने आए। खासकर जब पता चला कि थोड़ा और पैसा देने पर मेका के कॉकपिट में बैठकर देखने का मौका भी मिलता है, तो और भी ज्यादा लोग उत्साहित हो गए। ये बच्चे नहीं बल्कि बड़ी संख्या में जवान लोग थे। आखिर कौन लड़का बड़े रोबोट को नापसंद करता है। कई दिनों की प्रदर्शनी के बाद रोंगचांग गली सिर्फ इस गतिविधि से ही अपनी पहचान नहीं बना पाई, बल्कि आसपास के दुकानदारों को भी भारी ग्राहक मिले। मुखिया झाओ देजू भी इतनी बड़ी सफलता की वजह से साल के अंत तक पदोन्नति की उम्मीद करने लगे। अगले दिन सुबह मैं विज्ञान कल्पना सप्ताह देखने नहीं गया। मुझे अपनी बेटी की देखभाल करनी थी। सुबह रात भर जाकर देखभाल करने वाली लिन शुतोंग और झिंग शुरान को विदा किया। दोबारा धन्यवाद कहा। मैंने अभी भी सोई हुई लूशिया की तरफ देखा, फिर हाथ में पकड़े नीला आसमान स्कूल के दाखिला पत्र की तरफ। कुछ अजीब सा एहसास हुआ। समय के पार आए मुझे अभी बस एक दिन ही हुआ था और मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। शायद मैं पहले बहुत ज्यादा सोचता था। एक बार फिर पट्टी बंधी हुई लूशिया को देखकर मैंने सिस्टम की दुकान खोली। सिस्टम की दुकान में सीधे तकनीकी चीजें खरीदी जा सकती थी। मुख्य सिस्टम के अनुसंधान वाले विकल्पों की तरह ये भी अलग अलग श्रेणियों में बटी थी। मैंने जैविक तकनीक वाला हिस्सा खोला। 5 लाख रुपए खर्च करके एक खाने वाली दवा खरीदी। इन दवाओं की मदद से लूशिया जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई निशान भी नहीं रहेगा। मैं सोच रहा था कुछ दिन बाद लूशिया का ट्रांसफर करवाऊंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोपहर का खाना खत्म होते ही लिन शुतोंग फिर आ गई। अफसर लिन, आप तो। मेरी इन दिनों छुट्टी है, कुछ खास काम नहीं था तो सोचा लूशिया को देख लूं। आखिर लूशिया मुझे माँ बुलाती है ना। हाँ हाँ। लिन शुतोंग शर्मिंदगी से नहीं बता पाई कि थाने प्रमुख ने उसे लंबी छुट्टी देकर सख्त आदेश दिया था कि वो हमेशा लूशिया की निगरानी में रहे, इसलिए बहाना बना पड़ा। हाँ, मैं भी शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो लिन शुतोंग को मैं पहली बार नहीं देख रहा था। रोंगचांग गली में विवाद इतने होते थे कि कभी कभी लिन शुतोंग को
गश्त पर देखता ही रहता था। और अभी सामान्य वर्दी में लिन शुतोंग मेरी पुरानी छवि से थोड़ी अलग लग रही थी। रौबीलापन थोड़ा कम था, नरमी ज्यादा थी, पर दोनों के बीच माहौल थोड़ा अजीब हो गया। एक अविवाहित मर्द और एक अविवाहित औरत अकेले साथ बैठे हुए, इतना अजीब लग रहा था। उधर लुशिया बहुत खुश होकर लिन शुतोंग को माँ बुलाकर लाड जता रही थी। इससे मुझे बाप होने के नाते और भी शर्म आ रही थी। अफसर लिन, आप लुशिया के पास बैठिए, मैं घर बदलने का काम देखता हूँ, लुशिया का ट्रांसफर करवाना है भी। पिछले जन्म में मैं इतना सीधा सादा इंसान था कि किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था। अब लिन शुतोंग जैसी सुंदर पुलिस अफसर के साथ बैठना मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए लिन शुतोंग की तरफ देखकर बोली, शुतोंग माँ, आपको मेरे पापा कैसे लगते हैं? तुम्हारे पापा। लिन शुतोंग को कुछ अजीब लगा, कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक याद आया मैंने अभी क्या कहा था। फौरन पूछा, लुशिया, तुम्हारे पापा ने अभी कहा तुम्हारा ट्रांसफर करवाएंगे? हाँ, दादाजी ने लुशिया के लिए नया स्कूल ढूंढा है, हमारे नए घर के पास ही है, इसलिए लुशिया को नए स्कूल में जाना है। लुशिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। ये तो गड़बड़ हो गई। लिन शुतोंग ने फौरन अपने थाना प्रमुख को फोन करके ये बात बताई। दरअसल थाना शिफ्ट करने का मकसद ही इस बाप बेटी की सुरक्षा करना था। अब अगर वो लोग ही घर बदल लें तो थाना शिफ्ट करना बेकार हो जाएगा। स्कूल पहुंचकर मुझे जिम्मेदार टीचर लिव मिली। मकसद बताने पर टीचर लिव ने अफसोस जताया। मुझे उम्मीद थी वो सख्त बुजुर्ग महिला मिलेगी, सोचकर ही मन थोड़ा भारी हो रहा था। पर प्रधानाध्यापिका के दफ्तर पहुंचकर देखा तो वहां एक नई अनजानी सी मध्यम उम्र की महिला बैठी थी। नमस्ते, लूशिया के पापा। मैं स्कूल की नई प्रधानाध्यापिका हूँ। लूशिया के साथ जो हुआ उसमें हमारे स्कूल की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारे स्कूल की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। इसके अलावा ट्रांसफर का काम मैं अभी करवा देती हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रधानाध्यापिका ने बात करते करते एक बैंक कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। कार्ड के पीछे लिखे अंक शायद पिन कोड थे। लूशिया के ट्रांसफर का सारा काम बिना किसी रुकावट के हो गया। आधे घंटे के अंदर ही सब पूरा हो गया। ट्रांसफर प्रमाण पत्र लेकर जाते ही अभी तक मुस्कुराती हुई नई प्रधानाध्यापिका का चेहरा गंभीर हो गया। हमेशा साथ खड़ी टीचर लिव ने पूछ ही लिया, प्रधानाध्यापिका जी, क्या हम थोड़ा ज्यादा सतर्क नहीं हो रहे? तुम्हें कुछ पता नहीं? नई प्रधानाध्यापिका गंभीरता से बोली, इस घटना के बाद पुराने प्रधानाध्यापक कल रात ही पकड़े गए। पहले जितनी भी बातें दबी हुई थीं, सब सामने आ गईं। पुराने प्रधानाध्यापक से जुड़े सारे टीचर हटा दिए गए। वरना क्यों लगता है मुझे और नए टीचरों को अचानक इस स्कूल भेजा गया? टीचर लिव हैरान रही। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि जिस पिता की उन्होंने कभी परवाह नहीं की, उसकी इतनी बड़ी पहुंच होगी। इस इंसान की पहुंच तो आसमान तक है। माओ हुजी के परिवार का हश्र देख लो। माँ बाप पकड़े गए, संपत्ति जब्त हो गई, माओ हुजी को भी अनाथालय भेज दिया गया। ये सब सिर्फ एक रात में हो गया। लूशिया के पिता की पहुंच बहुत बड़ी है। नई प्रधानाध्यापिका ने मुझे दूर जाते देख गंभीर चेहरे से आगे बढ़ते हुए कहा, आगे से ज्यादा सावधानी बरतना। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना चाहे तुम हो या मैं, हम दोनों की खैर नहीं। नई प्रधानाध्यापिका ने चेतावनी देकर अपने काम में लग गई।